वैसे तो चिंटू ने एक छोटा स्टूल रख लिया था। जब वो उस पर खड़ा हो जाता तभी उसके हाथ किचन में रखे गैस स्टोव तक पहुंचते। ऐसा नहीं था कि उसकी हाइट कम थी, बल्कि वो था ही छोटा। 8 साल की ही तो उसकी उम्र थी। वो स्टूल पर खड़ा हो जाता और माचिस की काड़ी से चूल्हा जला लेता। उससे अभी गैस लाइटर से चूल्हा जलाना नहीं आता था। वैसे तो उसे माचिस से भी चूल्हा जलाना नहीं आता था। 3-4 काड़ियां बर्बाद हो जाती, तब जाकर कहीं चूल्हा जलता। कई बार तो उसका हाथ भी जल जाता। वो अपने हाथों को पानी में डालकर जलन मिटाने का प्रयास करता। चूल्हा जल जाने के बाद वो पानी भरी गंजी को उसके ऊपर रख देता और मैगी का पैकेट खोलकर उसमें डाल देता। अभी उसके चंची से पकड़कर गंजी उतारने नहीं आता था, इसलिए वो चूल्हे को बंद कर देता और तब तक यूं ही खड़ा इंतजार करता रहता जब तक कि गंजी ठंडी न हो जाती। वो सावधानी पूर्वक गंजी उतारता, फिर उसमें मसाला डाल देता, चम्मच से उसे मिलाता, फिर एक प्लेट में डालकर अपनी छोटी बहन रानू के सामने रख देता। रानू दूर बैठी अपने भाई को मैगी बनाती देखती रहती। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। जैसे ही प्लेट उसके सामने आती वो खाने बैठ जाती। चिंटू उसे खाता देखता रहता और चाहिए, हाँ रानू खाते खाते ही बोल देती। चिंटू थोड़ी सी मैगी और उसकी प्लेट में डाल देता, उसके सामने पानी का ग्लास रख देता। रानू जब खा चुकी होती तब जितनी मैगी बच जाती वो चिंटू खा लेता। अक्सर मैगी कम ही बच पाती थी। दादाजी मैगी नहीं खाती, उनके लिए चिंटू चाय बना देता। फिर चिंटू दोनों की प्लेट, चाय का कप और गंजी को साफ करके रख देता। वो रानू का हाथ पकड़कर बाहर के कमरे में ले आता और दोनों चुपचाप बैठ जाते। इस कमरे में ही दादाजी का पलंग बिछा था जिसमें वे लेटे रहते। उन्हें लकवा लगा हुआ था, इस कारण उनसे चलते नहीं बनता था। हालांकि थरथराहट के साथ वे बोल तो लेते थे, पर उनकी इस भाषा को चिंटू कम ही समझ पाता था। चिंटू ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम तक ले जाता और फिर बिस्तर पर छोड़ देता। वे असहाय नजरों से चिंटू को देखते रहते। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू इस बात के गवाह थे कि वे बहुत कष्ट में हैं। इस कमरे में ही चिंटू के माता पिता की फोटो लगी थी, जिस पर फूलों का हार डला हुआ था। फोटो देखकर वे मम्मी पापा की यादों में खो जाते। मम्मी बहुत जोरों की भूख लगी है, हाँ अभी रोटी सेकती हूँ, तब तक मैगी बना दूँ क्या? रोज रोज मैगी, मैं तो बोर हो गया हूँ, आप तो पराठे ही बना दो। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुमको पराठे ही बना देती हूँ, बाद में काम कर लूंगी। ये कहती हुई मम्मी अपना हाथ धोकर किचन में चली जाती। कुछ ही देर में वे प्लेट में पराठा, अचार और शक्कर रखकर ले आती। शक्कर कम खाया करो, चुनमुना काटते हैं, वे हंसती हुई कह देती। पर मुझे बगैर शक्कर के पराठा खाना अच्छा नहीं लगता मम्मी। अचार तो है, उससे खाओ, अचार तेल वाला और फिर कितनी मिर्ची भी तो है उसमें। चिंटू नाक सिकोड़कर बोलता। अच्छा बाबा, तुमको जो पसंद है वो खाओ। ये कहती हुई वे रानू को गोद में उठा लेती। तुम क्या खाओगी? मुझे दूध चाहिए, वो भी चॉकलेट वाला। दूध ही दूध पीती हो, एक आध पराठा भी खा लिया करो। मम्मी आपकी मैगी और आपका पराठा मुझे तो बहुत बुरा लगता है, ये तो भैया के लिए ही रहने दो, मुझे तो दूध दो भी चॉकलेट वाला। ये कहकर वो मम्मी के गले से जोर से चिपक जाती। मम्मी उसे गले से लगाए ही दूध गर्म करती, फिर उसमें बॉर्नविटा मिलाती और रानू को अपनी गोद में बिठाकर उसे प्यार से पिलाती। चिंटू और रानू बाहर के कमरे में बैठकर एकटक अपनी मम्मी और पापा की फोटो को देखते रहते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। चिंटू चलो बाजार चलते हैं, तुम्हें जूते लेना है ना? अरे अभी तो मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आकर कर लेना। अच्छा चलो, पर आइसक्रीम भी खिलाना।
मम्मी तक आवाज पहुंच चुकी थी। खबरदार, जो आइसक्रीम खाई सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है। मम्मी की जोर से आवाज अंदर से ही आती, अरे एक आध आइसक्रीम खा लेने से सर्दी नहीं होती, पापा बचाव करते। रहने दो, तुम्हें क्या है, परेशानी तो मुझे ही होती है ना। पापा समझ जाते कि अब मम्मी से बहस करना खतरे से खाली नहीं है। वे चुप हो जाते, पर हाथों के इशारे से चिंटू को समझा देते कि वे बाजार में आइसक्रीम खाएंगे ही, रानू को भी ले लें। कहते हुए पापा रानू को गोद में उठा लेते। बाजार से जब लौटते तो एक आइसक्रीम मम्मी के लिए लेकर आना ना भूलते। देख लेना चिंटू, मम्मी बेलन लेकर मारने दौड़ेंगी, पर पापा हम लोग सभी ने आइसक्रीम खा ली है, मम्मी अकेली नहीं खा पाई हैं, उनके लिए तो ले जाना ही पड़ेगा ना। रख लो बेटा, मैं भी उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मम्मी को आइसक्रीम रानू के हाथों से दिलाई जाती। मम्मी कुछ न बोलती, आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती। अरे खा लो, फ्रिज में वो पानी पानी हो जाएगी, पापा बोलते। जरूर, पर वे मम्मी की ओर देख नहीं रहे होते। रख ली, तुम्हारा लाडला फिर मांगेगा तो उसे देनी पड़ेगी। अरे तुम तो खा लो, उसे दूसरी ला देंगे। पर मम्मी ना खाती। आइसक्रीम शाम को उसे फिर से मिल जाती। बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। चिंटू बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो जानता था कि इस समय सिर्फ काम वाली काकी ही आई होंगी। वैसे भी अब उनके घर में कोई आता जाता था ही नहीं। पापा थे तब कोई न कोई आता जाता रहता था, पर अब तो जैसे सभी ने इस घर की तरफ से मुंह फेर लिया था। काम वाली काकी ही थी दरवाजे पर। दरवाजा खुलते ही वे अंदर आ गई। उन्होंने लाड से रानू को गोद में उठा लिया। काकी जब भी इन बच्चों को देखती, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। कितना अच्छा घर था, सभी लोग हंसी खुशी रहते थे, पर अचानक कुदरत ने ऐसा कर दिया कि महीने भर में ही सारी खुशियां गायब हो गई। चिंटू के पापा सहेंद्र थे ही भी भले आदमी। वे कचहरी में नौकरी करते थे। जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करने और उनकी ईमानदारी की वजह से सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, केवल 35 साल। उनकी पत्नी रीना थी तो घरेलू महिला, मगर वे सामाजिक कामों में आगे रहती। सहेंद्र उन्हें कभी रोकते नहीं थे। 2 संतानें थी, बड़ा बेटा 8 साल का और छोटी बेटी 6 साल की। पिताजी थे तो जो उनके साथ ही रहते थे। माँ का देहांत तो कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। माँ की मौत ने पिताजी को तोड़ दिया था। वे बिस्तर पर लग गए। पिछले साल उन्हें लकवा लग गया। सहेंद्र उनकी सेवा करते और उनकी पत्नी भी उन्हें अपने पिता की तरह ही सहयोग करती। वैसे तो सहेंद्र का एक भाई और था, महेंद्र, पर वो शादी हो जाने के बाद से ही इसी शहर में अलग रह रहा था। एक बहन भी थी जिसकी भी शादी हो चुकी थी। पिताजी ने बाकायदा अपनी जायदाद को 3 भागों में बांट दिया था। महेंद्र को भी एक हिस्सा मिला और बहन को भी। वैसे तो पिताजी चाहते थे कि वे एक हिस्सा अपना भी बचाएं। बुढ़ापे का क्या भरोसा, किसी ने साथ नहीं दिया तो कम से कम 2 टाइम की रोटी तो खा ही लेंगे। पर सहेंद्र ने उन्हें भरोसा दिला दिया था कि वे पूरे समय उनकी देखभाल करेंगे। वे चिंता न करें। उन्होंने सहेंद्र की बात मान ली। सहेंद्र जानते थे कि इस चौथे हिस्से के चक्कर में भाई बहनों में झगड़ा हो जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई और बहनों के बीच कभी भी जायदाद को लेकर कोई झगड़ा हो। सहेंद्र अपने भाई महेंद्र को बहुत स्नेह करते थे और बहन को भी। बहन भी जब मायके के नाम पर आती थी तो सहेंद्र के घर ही आती थी। महेंद्र के घर तो सिर्फ बैठने जाती थी। अक्सर जब भी बहन मायके में रुककर अपने ससुराल को जाती तो सहेंद्र फूट फूट कर रोते, जैसे अपनी बिटिया को विदा कर रहे हों। सहेंद्र शाम को घर लौटते तो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घुमाने के लिए ले जाते। बच्चे उनके आने की राह देखते रहते।
कई बार उनकी पत्नी भी साथ हो लेती, पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता था। रीना घर में ठहर जाती और बच्चों के लिए खाना बनाने लगती। शाम का खाना सभी लोग मिलकर साथ खाते। रानू को खाना खिलाना रीना के लिए बड़ी चुनौती होती। वो पूरे घर में दौड़ लगाती रहती और हाथों में कोर पकड़े रीना उसके पीछे पीछे भागती रहती। रीना जानती थी कि रानू का ये खेल है, इसलिए वो कभी झुंझलाती नहीं थी। चिंटू पापा के साथ बैठकर खाना खा लेता। रीना तो पिताजी को खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती थी। पिताजी के लिए खाना अलग से बनाती थी। रीना खुद सामने खड़ी रहकर पिताजी को खाना देती और फिर उनकी दवाई भी देती। वो अपने पल्लू से पिताजी का चेहरा साफ करती और उन्हें सुला देती। तब तक सहेंद्र अपने बच्चों का होमवर्क करा देते। सहेंद्र के परिवार में कोई समस्या न थी, पर एक दिन अचानक सहेंद्र बीमार हो गए। ऑफिस से लौटे तो उन्हें तेज बुखार था, हल्की खांसी भी चल रही थी। वे रात भर तेज बुखार में पड़े रहे। उन्हें लग रहा था कि मौसम के परिवर्तन के कारण ही उन्हें बुखार आया है। हालांकि शहर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, इस कारण से रीना भयभीत हो गई थी। आप डॉक्टर से चेक करा लें। रीना की आवाज में भय और चिंता साफ झलक रही थी। नहीं, एक आध दिन देख लेते हैं, थकान के कारण बुखार आ गया होगा शायद। वे उस दिन ऑफिस नहीं गए। उन्होंने अपने साहब को फोन कर ऑफिस न आ पाने के बारे में बता दिया था। रीना ने बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया। चिंटू दूर से ही पापा से बातें करता रहा। पापा के बगैर उसका मन लगता कहाँ था। रानू तो दौड़कर उनके बिस्तर पर चढ़ ही गई। बड़ी मुश्किल से रीना ने उसे उनसे अलग किया। सहेंद्र 2-3 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे। इन 2-3 दिनों में रीना ने कई बार उनसे डॉक्टर से चेक करा लेने को बोला, पर वे टालते रहे। रीना की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। रीना ने अपने देवर महेंद्र को फोन कर सहेंद्र की बीमारी के बारे में बता दिया था, पर महेंद्र देखने भी नहीं आया। उस दिन रीना ने फिर महेंद्र को फोन लगाया। भाई साहब, इनकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है, हमें लगता है कि इन्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। नहीं, आज 5 दिन हो गए उनका बुखार उतर ही नहीं रहा है। आप आ जाएं तो इन्हें अस्पताल ले जाकर हम दिखा दें। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ भाभी, अगर भाई को कोरोना निकल आया तो, पर मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊंगी इन्हें। आप आ जाएं भाई साहब प्लीज। नहीं भाभी, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और महेंद्र ने फोन काट दिया था। रीना की बेचैनी अब बढ़ गई थी। उसने खुद ही सहेंद्र को अस्पताल ले जाने का निर्णय कर लिया। रीना ने सहेंद्र को सहारा देकर ऑटो में बिठाया और खुद उसे पकड़कर बाजू में ही बैठ गई। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला उन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ था। 1000 रुपये लूंगा बहन जी। 1000? अस्पताल तो पास में ही है, 50 रुपये लगते हैं और आप 1000 रुपये कह रहे हो? कोरोना चल रहा है बहन जी और आप मरीज को ले जा रही हैं। अगर मरीज को कोरोना हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा, न फ्री फोकट में। ऑटो वाले ने मजबूरी का पूरा फायदा उठाने की ठान ही ली थी। पर भैया, ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, आप दूसरा ऑटो देख लो, कहकर ऑटो स्टार्ट कर लिया। रीना एक तो वैसे ही घबराई हुई थी, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला था, इसलिए वो 1000 रुपये देने को तैयार हो गई। उसने सहेंद्र को सहारा दिया। सहेंद्र 5 दिनों के बुखार में इतने कमज़ोर हो गए थे कि खुद से चल भी नहीं पा रहे थे। रीना के कंधों का सहारा लेकर वे ऑटो में बैठ पाए। ऑटो में भी रीना उन्हें जोर से पकड़े रही। बच्चे दूर खड़े होकर उन्हें अस्पताल जाते देख रहे थे। सहेंद्र को कोरोना ही निकला। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन करा लेने की सलाह दी। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन मिल पाई।
फेफड़ों में इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका था। सहेंद्र को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक था। रीना बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो अकेले दूसरे शहर कैसे लेकर जाएगी। उसने एक बार फिर महेंद्र से बात की। भाई साहब, इन्हें कोरोना निकल आया है और सिटी स्कैन में बता रहे हैं कि फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है। तत्काल बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाभी? मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊंगी? अगर आप साथ चलते तो मुझे कुछ मदद मिल जाती। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? कोरोना मरीज के साथ मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं बहुत मुसीबत में हूँ भाई साहब, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखो भाभी, इन परिस्थिति में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये आपके भाई हैं भाई साहब। अगर आप ही मुसीबत में मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? रीना रोने लगी थी, पर रीना के रोने का कोई असर महेंद्र पर नहीं हुआ। नहीं भाभी, मैं रिस्क नहीं ले सकता, आप ही लेकर जाएं। और महेंद्र ने फोन काट दिया। हताश रीना बिलख पड़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2-3 अस्पताल में भटकने के बाद आखिर एक अस्पताल में सहेंद्र को भर्ती कर ही लिया गया। उसे सीधे आईसीयू में ले जाया गया, जहां किसी को आने की अनुमति न थी। रीना को एम्बुलेंस बहुत मुश्किल से मिल पाई थी। उसने सहेंद्र के ऑफिस में फोन लगाकर साहब को बोला था। साहब ने ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई थी। हालांकि एम्बुलेंस वाले ने उससे 20,000 रुपये ले लिए थे। उसने कोई बहस नहीं की। इस समय उसे पैसों से ज्यादा फिक्र पति की थी। एम्बुलेंस में बैठने के पहले उसने एक बार फिर अपने देवर को फोन लगाया था। इनके साथ मैं जा रही हूँ, घर में बच्चे और पिताजी अकेले हैं, आप उनकी देखभाल कर ले। महेंद्र ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी ननद को भी फोन लगाया था। ननद पास के ही शहर में रहती थी, पर ननद ने भी आने से मना कर दिया। रीना अपने साथ बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, और उन्हें ले भी जाती तो पिताजी, उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई तो चाहिए। उसने अपनी काम वाली बाई को फोन लगाया। मुन्नी बाई, मुझे इन्हें लेकर अस्पताल जाना पड़ रहा है। घर में बच्चे और पिताजी अकेले हैं, तुम उनकी देखभाल कर सकती हो? रीना के स्वर में दया भाव थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मुन्नी बाई उसका सहयोग करेगी। जब उसके सगे ही मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर काम वाली बाई से क्या अपेक्षा की जा सकती है? पर उसके पास कोई और विकल्प था ही नहीं, इसलिए उसने एक बार मुन्नी से भी अनुरोध कर लेना उचित समझा। ज्यादा तबीयत खराब है साहब की। हाँ, दूसरे शहर लेकर जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ जाती हूँ आपके घर। मुन्नी बाई ने अपेक्षा से भरे जवाब दिया था। सच में तुम आ जाओगी मुन्नी बाई? रीना को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं अभी आ जाती हूँ, आप चिंता ना करें। पर मुन्नी बाई, मालूम नहीं मुझे कब तक अस्पताल में रहना पड़े। मैं रह जाऊंगी, आप साहब का इलाज करा लें। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी मुन्नी बाई। इसमें एहसान की क्या बात बाई साहिबा, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होंगे। रीना के निकलने के पहले ही मुन्नी बाई आ गई थी। मुन्नी बाई के आ जाने से उसकी एक चिंता तो ऐसे ही दूर हो गई थी। सहेंद्र को भर्ती हुए 2 दिन ही हुए थे कि रीना को भी भर्ती होना पड़ा था। सहेंद्र को भर्ती करा लेने के बाद उसे तो आईसीयू में जाने नहीं दिया जा रहा था, तो वो अस्पताल के परिसर में बैठी रहती थी। उस दिन उसे वहां तेज बुखार से तड़पता देखकर नर्स ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था। पहले तो उसे जनरल वार्ड में रखा गया, पर जब उसकी तबीयत और बिगड़ी तो उसे भी आईसीयू में ही ले जाया गया। पति पत्नी दोनों के पलंग आमने सामने थे। सहेंद्र ने जैसे ही रीना को आईसीयू वार्ड में देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रीना बेहोशी की हालत में थी, इसलिए वो अपने पति को नहीं देख पाई। सहेंद्र बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। वे अपनी पत्नी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहे थे। रीना की बेहोशी दूसरे दिन दूर हो पाई। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा पाया, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही थी। घड़ी की टिक टिक करने जैसी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। उसके हाथ में बोतल लगी हुई थी। वो बहुत देर तक हक्का बक्का सी सब देखती रही। उसे समझ में आ गया था कि वो भी आईसीयू वार्ड में भर्ती है। ऐसा समझ में आते ही उसकी निगाहें अपने पति को ढूंढने लगी। सामने के बेड पर पति को देखते ही वो बिलख पड़ी। सहेंद्र भी पत्नी को यूं ही एकटक देख रहे थे। उनका मन हो रहा था कि वे पलंग से उठ खड़े हों और पत्नी के पास जाकर उसे ढाढ़स बंधाएं, पर वे हिल भी नहीं पा रहे थे। पति पत्नी दोनों आमने सामने के बेड पर लेटे एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। रीना की सांसें सबसे पहले थमी थी। पति को देखते हुए उसने अंतिम सांस ली। सहेंद्र को तो तभी पता चला जब उसने रीना का बेड खाली देखा। उसकी झपकी लग गई थी। उस बीच में रीना ने अंतिम सांस ली थी। नर्स ने बताया था कि सामने वाले बेड वाली महिला की मृत्यु अभी अभी हुई है। नर्स को पता नहीं था कि वो उसकी पत्नी थी। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर सहेंद्र को गहरा धक्का लगा और शाम तक वे भी चल बसे। दोनों की डेड बॉडी शवगृह में रख दी गई थी। रीना के फोन से मिले नंबर पर अस्पताल के स्टाफ ने फोन कर दोनों की मृत्यु की सूचना दी थी। रीना के मोबाइल में सबसे ऊपर महेंद्र का ही नंबर था। इस कारण महेंद्र को फोन लगाया गया, पर उसने फोन नहीं उठाया। दूसरा नंबर मुन्नी बाई का था, जिस पर घंटी गई तो फोन तुरंत रिसीव हो गया। मुन्नी बाई रीना के मोबाइल नंबर को जानती थी। जब से दोनों अस्पताल गए हैं, तब से रीना रोज ही उससे बात करती रहती थी और अपने बच्चों के हालचाल जानती रहती थी। इस बार मुन्नी बाई ने जो कुछ सुना उससे वो दहल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बच्चों को और पिताजी को इसकी सूचना दे या नहीं। बच्चे वैसे भी जब से पापा मम्मी गए हैं तब से ही उदास बैठे हैं। वे तो अभी मृत्यु का मतलब भी नहीं जानते। उसने खामोशी से दोनों की मृत्यु का समाचार सुना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चिंटू जब भी मम्मी का फोन काम वाली काकी के पास आता था तो मम्मी उससे बात करेंगी, ये सोचकर मुन्नी बाई के पास आ जाता था। रीना मुन्नी बाई से सारा हाल जान लेने के बाद चिंटू से बात करती भी थी और हिदायत देती थी कि मुन्नी बाई को परेशान न करे। आज भी जब फोन की घंटी बजी तो चिंटू मुन्नी बाई के पास आकर बैठ गया था, इस उम्मीद में कि उसकी मम्मी उससे भी जरूर बात करेंगी। पर आज मुन्नी बाई ने ही बात नहीं की थी, सिर्फ फोन सुना था और फिर बंद कर दिया था। मेरी बात कराओ ना मम्मी से। चिंटू ने जैसे ही मुन्नी बाई को फोन बंद करते देखा तो हड़बड़ा गया। प्लीज काकी, मुझे मम्मी से बात करनी है। चिंटू ने मुन्नी बाई का मोबाइल झपटने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने मुन्नी बाई की आंखों से आंसू बहते देखे वो सहम गया। मुन्नी बाई ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने 2-3 बार महेंद्र को फोन लगाया, तब जाकर महेंद्र से ही बात की। मैं काम वाली बाई बोल रही हूँ। आपके भाई सहेंद्र साहब और भाभी रीना साहिबा का कोरोना के चलते निधन हो गया है। अभी अस्पताल से फोन आया था, तो मैं क्या करूं? 2 टूक जवाब दे दिया महेंद्र ने। साहब जी, यहाँ तो केवल बच्चे ही हैं और पिताजी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। हाँ तो बता दो, आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं अकेली बच्चों को संभालूंगी कि पिताजी को? आप आ जाएं तो फिर हम बता देंगे। मैं नहीं आ रहा, तुमको जो अच्छा लगे सो कर लो।
महेंद्र ने फोन काट दिया। मुन्नीबाई की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके पास सहेंद्र की बहन का फोन नंबर भी था। उसने उससे भी बात कर लेना बेहतर समझा। दीदी, सहेंद्र साहब और रीना जी का निधन अस्पताल में हो गया है। तुम कौन बोल रही हो? मैं काम वाली बाई हूँ। बच्चों की देखभाल के लिए यहीं रुकी हूँ। ओह अच्छा, कहाँ मौत हुई उनकी? घर में कि अस्पताल में? अस्पताल में हुई है, वहीं से अभी फोन आया था। अच्छा, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैडम जी, अभी मैंने यहाँ किसी को बताया नहीं है। आप आ जाएं तो बता देंगे। मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं नहीं आ पा रही। कोरोना चल रहा है, फिर मैं क्या करूँ? वो मैं कैसे बता सकती हूँ कि तुम क्या करो? मैडम जी, अभी तो साहब की डेड बॉडी भी अस्पताल में ही है। कोरोना मरीजों की डेड बॉडी परिवार को देते ही कहाँ हैं? पर वे तो कह रहे थे कि अंतिम संस्कार कर लो आकर। कहने दो, हम नहीं जाएंगे तो वे अंतिम संस्कार कर देंगे। वैसे तुमने महेंद्र भैया से बात की थी क्या? हाँ की थी, उन्होंने भी मना कर दिया है। तो फिर रहने दो, जैसी प्रकृति की मर्जी। पर मैडम जी, वो आपके भाई भी हैं और आप बहन भी। आप लोगों को आकर अंतिम क्रियाक्रम करना चाहिए। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। और बहन ने फोन काट दिया था। मुन्नीबाई बहुत देर तक मोबाइल पकड़े हेलो हेलो करती रही। मुन्नीबाई ने पिताजी को सारा घटनाक्रम बता दिया था और वो करती भी क्या, उसके पास कोई विकल्प रह ही नहीं गया था। पिताजी ने सुना तो वे दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्हें रोता देख चिंटू भी रोने लगा। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत देर से मुन्नीबाई के कंधों से चिपका सारी बातें तो सुन रहा था, पर समझ कुछ नहीं पा रहा था। रानू दूर खेल रही थी। उसने जब रोने की आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़कर मुन्नीबाई की गोद में जाकर बैठ गई। अस्पताल से फिर फोन आया। मुन्नीबाई ने सारी परिस्थितियां उन्हें बता दी। साहब जी, हमारे घर में कोई भी नहीं है जो अंतिम संस्कार कर सके, पर अस्पताल को पैसे भी लेने हैं। तुम कौन बोल रही हो? मैं तो काम वाली बाई बोल रही हूँ। घर में और कोई भी नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बस। देखो, हम बगैर अपना पैसा लिए डेड बॉडी तो देंगे नहीं और न ही उसका क्रियाक्रम करेंगे। वो ऐसे ही रखी रहेगी। अब वो आप जाने, आप डेड बॉडी से ही पैसा वसूल ले, कहकर मुन्नी ने फोन काट दिया। दोबारा फोन की घंटी बजी, पर मुन्नीबाई ने फोन नहीं उठाया। मुन्नीबाई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को और पिताजी को कैसे संभाले। अस्पताल से फिर फोन आया। अब की बार उन्होंने दूसरे नंबर से फोन किया था। मुन्नीबाई को लगा कि हो सकता है कि साहब जी हो या किसी रिश्तेदार का फोन हो, इसलिए उठा लिया। देखो, आपको अस्पताल के पैसे तो देने ही होंगे। नहीं दे सकते। साहब जी और मेम साहब दोनों का देहांत हो चुका है, तो पैसे कौन देगा? उनके परिवार में और कोई नहीं है क्या? उनसे बात कराओ। कोई भी नहीं है, जो है वो भी मर गए समझ लो। देखो, वो हम नहीं जानते। आप लोग आ जाएं और हमारा हिसाब चुकता कर दें। वो मैंने बताया ना कि मैं तो यहाँ काम करने वाली बाई हूँ। घर में कोई भी नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप पैसे दो और डेड बॉडी उठाओ यहाँ से। मुन्नीबाई कुछ नहीं बोली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। अगर आपने हमारे अस्पताल की रकम नहीं चुकाई तो हम आपके घर वसूली करने वाले को भेज देंगे। फिर आप जानो, अगर वे कोई गुंडागर्दी करते हैं तो। मुन्नीबाई फिर भी चुप ही रही। अस्पताल वाला कर्मचारी बहुत देर तक ऐसे ही धमकाता रहा। कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन रख दिया। डेड बॉडी नहीं लाई जा सकी। पिताजी बहुत देर तक रोते रहे, फिर चुप हो गए। पर चिंटू को संभाल पाना मुन्नीबाई के लिए कठिन हो रहा था। वो रह रह कर पूछता, काकी मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है।
मुन्नी बाई कुछ नहीं बोलती। वो अपने आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लेती। रानू तो उससे दूर हो ही नहीं रही थी। वो उसे अपनी छाती से चिपकाए रहती। परिवार के सभी लोगों को घटना के बारे में पता लग चुका था, पर आया कोई भी नहीं। महेंद्र भी नहीं आया और न ही बहन ही आई। मुन्नी बाई को भी अब अपने घर जाना था। वो ऐसे कब तक रह सकती थी, पर वो बच्चों को छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। घटना के चौथे दिन महेंद्र आए अपनी कार में। इसके थोड़े ही देर बाद बहन भी आई। देखो मुन्नी बाई, हम लोग 2 दिन रुकेंगे, तुम अपने घर चली जाओ। वैसे तो मुन्नी बाई का मन घर जाने को हो रहा था, पर जिस हाव भाव से महेंद्र और उनकी बहन आई थी उससे वो विचलित हो रही थी। पर उसे जाना ही पड़ा। आखिर वो घर की केवल नौकरानी ही तो थी। चिंटू और रानू उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो वहां से आ पाई। आते समय उसने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को दबाते हुए लौट आई। मुन्नी बाई दूसरे दिन ही फिर वहीं पहुंच गई। अपने घर में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर बच्चों की याद आ रही थी। वो जब सहेंद्र के घर पहुंची तब उसे घर के सामने एक छोटा हाथी खड़ा दिखा। वो चौंक गई। अरे, इसमें क्या आया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब जी की डेड बॉडी ही आई हो? वो हड़बड़ाहट में सीधे घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त हालत में था। दोनों बच्चे एक कोने में खामोश बैठे थे। घर का बहुत सारा सामान पैक हो चुका था। मुन्नी बाई भौचक रह गई। अरे, आप क्या घर खाली कर कहीं जा रहे हैं? नहीं, पर अब भैया और भाभी नहीं हैं तो इतने सामान की क्या जरूरत? बेकार में रखा रखा खराब हो जाएगा, इसलिए इन सामान को हम ले जा रहे हैं। महेंद्र ने सामान पैक करते हुए ही बोला था। उसने मुन्नी बाई के चेहरे पर आ रहे भाव को देखा तक नहीं। मुन्नी बाई का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह समझ गई थी कि ये लोग अब साहब जी के घर को लूट रहे हैं, पर साहब जी बच्चे और पिताजी तो हैं ही ना। उन्हें तो सामान की आवश्यकता पड़ेगी ना। उन्हें जितने सामान की आवश्यकता है उतना छोड़ दिया है। अब की बार बहन ने उत्तर दिया था। मुन्नी बाई कुछ नहीं बोली। वो अपनी हैसियत जानती थी। दोनों बच्चे पिताजी और मुन्नी बाई खामोशी के साथ अपने ही घर को लूटते देख रहे थे। सामान ले जाने वाले वाहन के चले जाने के बाद दोनों ही अपनी अपनी कार में बैठकर निकल गए। जाते समय उन्होंने न तो बच्चों से कोई बात की और न ही पिताजी से। उनके जाने के बाद मुन्नी बाई ने घर के शेष बचे सामान को व्यवस्थित किया और झाड़ू लगाई। अब पूरा घर खाली हो चुका था। मुन्नी बाई ने दोनों बच्चों को और पिताजी को खाना खिलाया। उसे भी अपने घर लौटना था, इसलिए उसने चिंटू को कुछ जरूरी बातें बता दी थी। मुन्नी बाई का भी अपना घर है और उसे कुछ और घरों में काम के लिए जाना भी था, वरना उसका मन तो इन बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा था। मुन्नी बाई के जाने के बाद चिंटू रानू और अपनी गोद में लिटाकर दादाजी के पलंग के पास ही बैठ गया। गुमसुम सा उसे आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, पर वो अपने आंसुओं को दबाए हुए था। उसे एहसास होने लगा था कि वो घर में बड़ा है और रानू की देखभाल उसे ही करनी है। मुन्नी बाई मजदूर महिला थी। उसे कई घरों में काम करके इतना पैसा तो कमा ही लेना होता था कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। इसलिए वो दोपहर तक ही चिंटू के घर आ पाती थी। उसने चिंटू को मैगी बनाना और चाय बनाना सिखा दिया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे भूखे न रह सकें। वो खुद ही अपने पैसे से कुछ सामान ले आती और दोपहर में आने के बाद खाना बना देती थी। शाम तक वो वहीं रुकती, रानू को नहलाती, उसके कपड़े धो देती और घर की झाड़ू बुहारी कर देती। आज उसे देर हो गई थी। रानू उसकी राह देख रही थी।
मैगी बनाकर तो चिंटू ने खिला दी थी, पर उसे माँ की गोद चाहिए थी, जिसका एहसास वो मुन्नी बाई की गोद में बैठकर कर लेती थी। जैसे ही दरवाजा खोलकर मुन्नी बाई अंदर आई, रानू उसकी गोद में चढ़ गई। वो रो रही थी। उसे रोता देखकर चिंटू भी रोने लगा था। मम्मी तो अब कभी नहीं आएंगी ना काकी। आप भी तो मेरी माँ ही हैं, आप हमें छोड़कर मत जाया करो प्लीज काकी। मुन्नी बाई की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन अनाथ बच्चों का सहारा बनने का संकल्प ले रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।